हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, हम लोगों ने फिजिक्स का 3 पार्ट वीडियो ऑलरेडी शूट कर रखा है, तो आप लोगों को वो वीडियो सब नहीं देखे हैं तो वीडियो देख लीजिए। आज इसका पार्ट 4 हम लोग शूट करेंगे। इसमें भी लगभग 2 या 3 चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो पीछे जो 3 वीडियो हम लोग शूट किए हैं उसमें मात्रक एवं मापन शूट कर चुके हैं। फिर हम लोग सदिश और अदिश राशि देख चुके हैं, पैमाना भी देख चुके हैं हम लोग, प्रकाशिकी चैप्टर भी हम लोग देख चुके हैं, और दर्पण और लेंस और मानव नेत्र, ये टोटल चैप्टर कंप्लीट हो चुका है हम लोग को। आज हम लोग शुरू करेंगे तरंग तरंग और कोशिश करेंगे ध्वनि और गति, ये तीनों चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर तरंग पे आ जाते हैं, जो पेज नंबर 111 पे है। तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ यानी डिस्टर्बेंस को ऐसा प्रतिरूप है। तरंग एक विक्षोभ या डिस्टर्बेंस है जिसमें माध्यम के कण तो वास्तविकता में गति नहीं करते हैं, लेकिन ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो जाता है। मतलब इसमें कण तो ये मतलब कण गति नहीं करता है, लेकिन उसमें ऊर्जा का स्थानांतरण हो जाता है। मतलब एक कण से दूसरे कण टकराता है, दूसरे कण से तीसरे कण टकराता है, और इस तरह से ऊर्जा का स्थानांतरण होते रहता है। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज है तरंगों के प्रकार। तो तरंग कितने प्रकार के होते हैं? तो तरंग 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं यांत्रिक तरंग और एक होते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, यांत्रिक तरंग को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल वेव, और विद्युत चुंबकीय तरंग को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैकेनिकल वेव। ठीक, तो यांत्रिक तरंग के भी 2 पार्ट होते हैं, जैसे अनुप्रस्थ तरंग हो गया और अनुदैर्ध्य तरंग हो गया। और ये जो क्या बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसका भी 7 पार्ट है। तो 7 पार्ट में कौन कौन से हैं? ये गामा किरणें हैं, एक्स किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, दृश्य किरणें हैं, अवरक्त किरणें हैं, सूक्ष्म किरणें हैं, और ये रेडियो किरणें हैं। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 इसका भी पार्ट है। तो आइए हम लोग एक एक करके इसका देख लेते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंग यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन तरंगों को चलाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जैसे प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, पराबैंगनी तरंगे। ये जो प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, पराबैंगनी तरंगे है, ये सब है विद्युत चुंबकीय तरंगे। इस सब को चलाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग की विशेषता है कि निर्वात में भी चल सकती है, जो फोटोन की बनी होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग किसकी बनी होती है? तो फोटोन की बनी होती है। ठीक है, इनकी चाल प्रकाश के चाल के बराबर होता है। तो इनकी चाल कितना होता है? प्रकाश के चाल के बराबर होता है। ये विद्युत उदासीन होती है, जिस कारण वे किसी धन आवेश तथा ऋण आवेश से विचलित नहीं होती है। ये उदासीन होती है, इसके कारण क्या होता है ना कि न किसी धन आवेश या न ऋण आवेश की किसी से विचलित नहीं होती है। इनके पास ऊर्जा तथा संवेग दोनों होता है। ऊर्जा और संवेग इनके पास दोनों होता है। तो तरंग कैसे मतलब इसका परिवहन करता है, तो उसके लिए हम लोग को दिखाया गया है। जैसे कि तरंग हो गया, जैसे इस तरह से मतलब ये तरंग निकल रहा है, तो ये जो तरंग के जो मिड पॉइंट होता है, ये जो मध्यम पर होता है, और उसके जो मतलब ऊंचाई, हाईएस्ट ऊंचाई होता है, उसको बोलते हैं आयाम। ठीक है, जिसके ऊपर वाला भाग होता है उसको बोलते हैं सरंग बोलते हैं। ठीक है, और नीचे वाला भाग को गर्त बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मतलब तरंग गति करता है। तो इसका देख लेते हैं। ये सरंग, 2 सरंग आपस में जब मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। ठीक है, जब 2 सरंग या 2 गर्त आपस में जब मिलते हैं तो उसको बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। और तरंग अगर छोटा छोटा बना हुआ है तो वो हाई फ्रीक्वेंसी होते हैं, और तरंग का जो ये चाल थोड़ा सा डिस्टेंस लेके बना होगा तो उसको लो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। आयाम किसको बोलते हैं? तो तरंग की ऊंचाई को आयाम बोलते हैं। आवृत्ति कितनी ज़्यादा तरंगे हैं उसको आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ, तरंग की लंबाई जो होते हैं उसको बोलते हैं तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ बोलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं हम लोग पेज पे। तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ, एक तरंग की लंबाई को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तरंग दैर्घ्य को लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं। तरंग दैर्घ्य किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं। एक सरंग तथा एक गर्द को मिलाने से तरंग का निर्माण होता है। एक सरंग और एक गर्त को मिलाने से तरंग का निर्माण होता है। 2 क्रमागत सरंगों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। 2 क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो मतलब जो सरंग है उसको भी 2 पार्ट में मिला देते हैं तो इसको भी तरंग दैर्घ्य कहते हैं। दो जो गर्त है उसको भी मिला देंगे तो उसको भी तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे।
आयाम, आयाम यानी एम्पलीट्यूड क्या होता है? तो ध्वनि तरंग का आयाम तरंग की ऊंचाई का माप है। ध्वनि तरंग के आयाम को ध्वनि उत्पन्न होने पर उनकी औसत स्थिति से माध्यम के कंपन कणों की तीव्रता या अधिकतम विस्थापन की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह शिखर या गर्त और तरंग की औसत स्थिति के बीच की दूरी है। तो आयाम को हम लोग फिर से देख लेते हैं। ध्वनि तरंग का आयाम तरंग की ऊंचाई का माप है। ध्वनि तरंग के आयाम को ध्वनि उत्पन्न होने पर उसकी औसत स्थिति से माध्यम के कंपन कणों की तीव्रता या अधिकतम विस्थापन की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह शिखर या गर्त और तरंग की औसत स्थिति के बीच की दूरी है। तो आयाम क्या है? जो शिखर और गर्त होता है ना, उसके जो बीच का जो दूरी होता है, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड यानी आयाम बोलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम लोग आ जाते हैं। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। जब किसी में तरंग संचरण होता है तो 1 सेकेंड में माध्यम के किसी कण द्वारा किए गए कंपनों की संख्या उस कण की आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। आवृत्ति किसी माध्यम में तरंग द्वारा 1 सेकेंड में तय की गई पूर्ण तरंग दैर्ध्यों की कुल संख्या होती है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है तथा इसे प्रति सेकेंड में प्रदर्शित किया जाता है। तो क्या बोलते हैं, ये अगर ये मतलब वेवलेंथ अगर छोटा छोटा है तो हो जाता है हाई फ्रीक्वेंसी हो जाता है, और वेवलेंथ का दूरी अगर बड़ा है तो ये होता है लो फ्रीक्वेंसी हो जाता है। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। तो विद्युत चुंबकीय तरंग के जो 7 पार्ट है वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि इधर से जाता है, इधर से जितना इधर जाएंगे तो ये वेवलेंथ का साइज बड़ा होगा, वेवलेंथ अधिक होगा, और इधर से नीचे से इधर जाएंगे तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बड़ा होगा। तो आ जाते तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किस में होता है? तो गामा किरणें में होता है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी गामा किरणें में होता है, लेकिन सबसे कम वेवलेंथ होता है। तो वेवलेंथ इसका कम होता है, तरंगदैर्घ्य कम होता है, आवृत्ति अधिक होता है। उसके बाद हो जाता है एक्स किरणें, परावैंगनिक किरणें, दृश्य किरणें, अवरक्त किरणें, सूक्ष्म किरणें और रेडियो किरणें। सीरीज में सजाया हुआ है, तो इसी सीरीज से याद करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सबसे पहले गामा किरणें हैं, उसके बाद एक्स किरणें हैं, परावैंगनिक किरणें हैं, दृश्य प्रकाश, अवरक्त, सूक्ष्म और रेडियो किरणें, ये सभी किरणें हैं। आ जाते हैं हम लोग इसका एक एक करके, जो फुल डिटेल में इसका पढ़ लेते हैं हम लोग। गामा किरणें यानी गामा रे, इसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। गामा रे की भेदन क्षमता क्या होती है? सर्वाधिक होती है। इसका तरंगदैर्घ्य होता है 10⁻⁻14 से 10⁻⁻10 के बीच होती है। तरंगदैर्घ्य इसका कितना होता है? 10⁻⁻14 से 10⁻10 मीटर होती है। इसकी आवृत्ति तथा ऊर्जा अधिकतम होती है, लेकिन वेवलेंथ कम होता है। ठीक है, यह शरीर में सबसे अधिक गहराई तक जाती है। इसका प्रयोग कैंसर उपचार तथा अनाजों की कीटों से रक्षा के लिए किया जाता है। रेडियो एक्टिव पदार्थों से गामा किरण उत्पन्न होती है। गामा किरण किससे उत्पन्न होती है? तो रेडियो एक्टिव पदार्थों से उत्पन्न होता है। आ जाता है हम लोग नेक्स्ट पे। तो गामा किरणें के बाद हम लोग देख लेते हैं एक्स किरणें। इसका तरंगदैर्घ्य 10⁻10 से 10⁻8 होता है। इसका तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो 10⁻10 से 10⁻8 होता है। इसकी खोज विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन ने किया था। तो एक्सरे की खोज किसने किया है? तो रॉन्टगन ने किया है। ठीक है, इसका फुल नाम है विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन। ऐसे रॉन्टगन याद रख लीजिएगा तो काफ़ी है। ठीक है, रॉन्टगन से हम लोग एक्स किरणें यानी एक्सरे की खोज इसी ने किया था। हड्डी, दांत तथा रत्न की जांच के लिए एक्सरे का प्रयोग करते हैं। हड्डी, दांत तथा रत्न के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो एक्सरे का प्रयोग करते हैं। इसका उपयोग हवाई अड्डों, रेल टर्मिनलों और अन्य स्थानों पर यात्रियों के सामान को स्कैन करने के लिए स्कैनर के रूप में किया जाता है। तो सामान को स्कैन करने के लिए स्कैनर के रूप में किसका किया जाता है? तो एक्स किरणें का किया जाता है, यानी एक्सरे का। इसे खोज किया था रॉन्टगन ने। तरंगदैर्घ्य होती है 10⁻10 से 10⁻8 होता है। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है पैराबैंगनिक किरणें, जिससे बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रे। इसकी खोज किया था रीटर ने, जोहान रीटर ने इसकी खोज की थी। इसका वेवलेंथ होता है यानी तरंगदैर्घ्य हो जाता है 10⁻8 मीटर से 10⁻6 मीटर होता है। इसके कारण स्किन कैंसर होता है। पैराबैंगनिक किरण के कारण क्या होता है? तो स्किन कैंसर होता है। ये जीवाणु को क्रोमोजोम में परिवर्तित कर देती है, जिस कारण इसका प्रयोग पानी शुद्ध करने के लिए आरओ मशीन में किया जाता है। तो क्या करते हैं ना कि जीवाणु को क्रोमोजोम में परिवर्तित करते हैं, जिस कारण इसका उपयोग आरओ मशीन में किया जाता है। समताप मंडल में ओजोन परत वह परत है
जिसके द्वारा पराबैंगनी किरणें अवशोषित होती हैं। तो पराबैंगनी किरणें किससे अवशोषित होती हैं? तो ओजोन परत में अवशोषित होती है। जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें निकलता है ना, वो ओजोन परत से अवशोषित कर लिया जाता है। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है दृश्य किरणें, जिसको बोलते हैं विजुअल रे। इसकी खोज न्यूटन ने की थी। दृश्य किरणें की खोज किसने किया है? तो न्यूटन ने किया था। इस किरणें की उपस्थिति में ही हम वस्तुओं को देख सकते हैं। तो दृश्य किरणें की उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख सकते हैं। इसमें 7 रंग होता है। इनका तरंग दैर्घ्य होता है 3.9 × 10⁻⁷ से 7.8 × 10⁻⁷ होता है। ठीक है। तो इसमें 7 रंग कौन सा होता है? विबग्योर होता है। कौन सा? विबग्योर। ठीक है। तो ये हो जाता है रेड हो जाता है, ऑरेंज होता है, येलो हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, ब्लू हो जाता है, उसके बाद इंडिगो हो जाता है, उसके बाद वॉयलेट कलर होता है। तो ये टोटल मतलब 1 2 3 4 5 6 7 कलर होता है। तो ये इसकी खोज किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। अवरक्त किरणें, जिसको बोलते हैं इंफ्रारे, इसकी खोज किया था विलियम हर्शल ने की थी। तो विलियम हर्शल ने किसकी खोज की थी? तो इंफ्रारेड की खोज की थी। इसका तरंग दैर्घ्य 7.8 × 10⁻⁷ से 10⁻³ तक होती है। इसका प्रयोग नाइट विजन तथा सीसीटीवी कैमरा में करते हैं। तो नाइट विजन और सीसीटीवी कैमरा में किसका प्रयोग करते हैं? तो इंफ्रारेड का प्रयोग करते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवरक्त किरण। रिमोट कंट्रोल में भी इसी तरह का प्रयोग करते हैं। टीवी टावर तथा मोबाइल टावर में इस इंफ्रारेड का प्रयोग होता है। टीवी टावर और मोबाइल टावर में इंफ्रारेड का प्रयोग होता है। इंफ्रारेड यानी ये अवरक्त किरण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट है सूक्ष्म तरंग, जिसको बोलते हैं माइक्रोवेव। इसकी खोज हेनरिक हर्ज ने की थी। तो माइक्रोवेव की खोज किसने की थी? हेनरिक हर्ज ने की थी। इसका तरंग दैर्घ्य होता है 10⁻³ से 10⁻⁻1 मीटर होता है। इन तरंगों को उपयोग रडार प्रणाली तथा संचार में किया जाता है। इसका उपयोग माइक्रोवेव ओवन में होता है। माइक्रोवेव तरंगों द्वारा भोजन को गर्म किया जाता है। माइक्रोवेव तरंगों द्वारा भोजन को गर्म किया जाता है। आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। और लास्ट में आते हैं हम लोग रेडियो तरंग यानी रेडियो वेव। इसका तरंग दैर्घ्य होता है 1 मिलीमीटर से होता है 100 किलोमीटर तक होता है। इसका तरंग दैर्घ्य होता है। इसका प्रयोग मुख्यतः बिना तार के वातावरण या बाहरी व्योम द्वारा सूचना का आदान प्रदान या परिवहन में होता है। रेडियो प्रसारण में रेडियो तरंग का उपयोग हो जाता है। टेलीविज़न में रेडियो तरंग का, रडार और रेडियो तरंग का प्रयोग करते हैं। रडार में रेडियो तरंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देख लिए। अब हम लोग देख लेते हैं मैकेनिकल वेव, जिसको बोलते हैं यांत्रिक तरंगे। ये 2 भागों में होती है। ऐसी तरंग जिनका संचरण हेतु किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है यांत्रिक तरंग कहलाते हैं। तो यांत्रिक तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है। और ये 2 टाइप का होता है। जैसे होता है अनुप्रस्थ तरंग होता है और अनुदैर्घ्य तरंग होता है। तो अनुप्रस्थ तरंग की खासियत क्या होता है ना, कि ये लंबवत चलता है। ठीक है। अनुदैर्घ्य तरंग होता है कि ये सीधा चलता है, सीध में चलता है। ठीक है। स्प्रिंग जो होता है वो अनुदैर्घ्य तरंग होता है। जो प्रकाश होता है ये अनुदैर्घ्य तरंग होता है। तो आ जाते हैं हम लोग इसका एक एक करके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगे यानी ट्रांसवर्स वेव। तो जब किसी माध्यम में यांत्रिक तरंगों का संचरण होने पर माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा में लंबवत सरल रेखीय गति करता है। अनुप्रस्थ में क्या होता है? लंबवत होता है। ठीक है। तो तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण है स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंगे। जैसे स्थिर जल है तो उसमें पत्थर फेंकेगा तो ऐसे ऐसे पानी हो जाता है, तो वह अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। प्रकाश की तरंगे, प्रकाश की तरंगे भी इसी माध्यम से चलता है तो उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। भूकंपीय तरंगे, भूकंपीय तरंगों में इस तरंगे, ठीक है, और डोरी युक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंगे जैसे गिटार हो गया, ये सब हो गया ना, तो गिटार उटार में सब जो तरंग होता है ये सब में होता है अनुप्रस्थ तरंग होता है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं सूर्य के प्रकाश में भी अनुप्रस्थ तरंग होता है। सूर्य का प्रकाश हम लोग को प्रतीत होता है कैसे सीधा चल रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पे सूर्य का प्रकाश कैसे चल रहा है, ये भी अनुप्रस्थ तरंग में चलता है, लंबवत चलता है इसके कण। नेक्स्ट आ जाता है हम लोग अनुदैर्घ्य तरंग। ये उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। जब किसी माध्यम के तरंगों का संचरण होने पर माध्यम के कण तरंग की गति की दिशा में गति करते हैं तब उन तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। तो
मतलब तरंग की गति की दिशा में गति करते हैं। जैसे ये तरंग हो गया, जैसे उत्पन्न हो गया तो इसी दिशा में गति करते हैं, तो इसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं। तार की एक लंबी स्प्रिंग के एक सिरे को दीवार से बांधकर दूसरे सिरे को पकड़कर आगे पीछे करने पर स्प्रिंग लंबाई के अनुदिश कंपन करने लगती हैं एवं स्प्रिंग में अनुदैर्ध्य तरंग संचरित होता है। कौन सा तरंग होता है? तो अनुदैर्ध्य संचरण ये तरंग संचरित होता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग अनुदैर्ध्य तरंग यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव। अनुदैर्ध्य तरंगे संपीड़न एवं विरलन प्रतिरूप बनाते हुए गति करती है। यानी अनुदैर्ध्य तरंग कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन पैटर्न बनाते हुए गति करती है। संपीड़न सी वह क्षेत्र है जहाँ माध्यम के कण अत्यधिक संपीड़ित हो जाते हैं, मतलब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और पास पास आ जाते हैं, जबकि विरलन वह क्षेत्र है जहाँ माध्यम के कण दूर दूर हट जाते हैं। ठीक है, तो ये संपीड़न का उदाहरण हो गया। देखिए ये जो हो गया ना, ये मतलब माध्यम के कण बहुत नज़दीक नज़दीक आ गया तो उसको बोलते हैं संपीड़न। अब विरलन का अर्थ होता है कि ये दूर दूर हट गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दूर दूर हट गया तो विरलन हो गया। ठीक है, तो एक संपीड़न और एक विरलन मिलकर ही एक अनुदैर्ध्य तरंग का निर्माण करता है। आगे हम लोग इसका देख लेते हैं। तो अनुदैर्ध्य तरंग के उदाहरण हो गए ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग भी एकदम सीध में चलता है तो उसको बोलते हैं ध्वनि तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है भूकंपीय तरंग का पी तरंग। ठीक है, इस तरंग ये क्या है? तो अनुप्रस्थ तरंग है, लेकिन पी तरंग क्या है? तो अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, और उसको बोलते हैं सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग। सर्पिलाकार जो स्प्रिंग होता है, जैसे ये हो गया, इसमें उत्पन्न तरंग होता है, ये भी अनुदैर्ध्य तरंग का ही उदाहरण होता है, यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव का उदाहरण होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ डिटेल में दिया हुआ है, हम लोग देख लेते हैं। एक जगह पे टोटल अंतर समझाया गया हुआ है, जैसे अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग में क्या क्या अंतर है तो समझाया गया है। ठीक है, तो इनमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा में लंबवत कंपन करते हैं। इनमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा में लंबवत कंपन करते हैं, और अनुदैर्ध्य तरंग में होता है कि इनमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा में समांतर कंपन करते हैं। नेक्स्ट है कि ये तरंग सरंग तथा गर्तों के रूप में संचरित होती है। यह सरंग तथा गर्त मिलकर एक अनुप्रस्थ तरंग बनाती है। ठीक है, और ये तरंगे अनुदैर्ध्य में देख लेते हैं। ये तरंगे संपीड़न तथा विरलनों के रूप में संचरित होती है। एक संपीड़न तथा एक विरलन मिलकर एक अनुदैर्ध्य तरंग बनाती है। ये तरंगे ठोस माध्यमों में तथा द्रवों के ऊपरी तल पर उत्पन्न होती है, परंतु द्रवों के अंदर तथा गैसों में उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन जो अनुदैर्ध्य तरंग होता है ना, ये तरंगे ठोस द्रव गैस तीनों प्रकार के माध्यमों में उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि अनुप्रस्थ तरंग कैसा होता है, तो ये लंबवत गति कर रहा है। अनुदैर्ध्य तरंग कैसा होता है, तो ये समांतर गति कर रहा है, तो ये अनुदैर्ध्य तरंग हो गया। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग बड़ा कर लेते हैं ताकि ऑप्शन हम लोग छुपा सकें। इनमें से कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी तरंग है? तो इसमें दिया हुआ है ध्वनि तरंग, अल्ट्रासोनिक तरंग और अल्फा तरंग। ठीक है, तो इसमें कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक तरंग और अल्फा तरंग, तो इसमें कौन सा तरंग है जो विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो इसमें कोई नहीं है। ठीक है, इसमें कोई तरंग नहीं है जो विद्युत चुंबकीय हो। नेक्स्ट पे आया था हम लोग, निम्नलिखित में से कौन तरंगदैर्घ्य का प्रतीक है? तरंगदैर्घ्य का प्रतीक कौन सा है? तो लैम्बडा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो गामा किरणें का सबसे कम होता है, लेकिन इसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। गामा किरणें उच्च ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंग है। उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों, उच्च ऊर्जा प्रोटॉनों, उच्च ऊर्जा मेंशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंग है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, एक्स किरणें की खोज किसने किया था? तो एक्स किरणें की एक्सरे की खोज किसने किया था? रॉटजन ने किया था। रॉटजन किधर है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, पैराबैंगनी विकिरण अत्यधिक संपर्क में आने से क्या होता है? तो ये होता है त्वचा कैंसर होता है। पैराबैंगनी किरण का अवशोषण कौन करता है? तो ओजोन परत इसका ये अवशोषण करता है, मतलब उसको आगे बढ़ने नहीं देता है। इसको डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। नेक्स्ट पे हम लोग देख लेते हैं,
निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति न्यूनतम होती है? आवृत्ति न्यूनतम किसकी होती है? रेडियो तरंगे। इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है लेकिन आवृत्ति न्यूनतम होती है। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, कौन से विकिरण में अधिकतम भेदन शक्ति होती है? तो अधिकतम भेदन शक्ति गामा रे में होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमने, तो कौन सी यांत्रिक तरंग है? यांत्रिक तरंग कौन सी है? तो एक्सरे है, रेडियो तरंगे है, माइक्रोवेव है, ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग है, यांत्रिक तरंग है, ठीक है। यांत्रिक तरंग में भी कौन सा है? तो अनुदैर्ध्य तरंग है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक अनुप्रस्थ तरंग के में माध्यम के कण तरंग के प्रचार की दिशा में डैश दोलन करते हैं। तो ये अनुप्रस्थ तरंग बोल रहे हैं ना, तो अनुप्रस्थ तरंग लंबवत दोलन करते हैं, ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंग समांतर दोलन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, ध्वनि तरंग है। तो ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो ये अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंग है मतलब ये एक सीध में चलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी ऑप्शन केवल डी। क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट पे, उस विकल्प को चुनिए जो अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। अनुप्रस्थ तरंग, तो अनुप्रस्थ तरंग का कौन सा उदाहरण है? तो गिटार स्ट्रिंग का कंपन यूज हो जाता है ना, ये अनुप्रस्थ तरंग है। बाकी जो भी आप लोग देख रहे हैं जैसे ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है, सुनामी की तरंग भी अनुदैर्ध्य तरंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का खत्म हो चुका है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है नेक्स्ट चैप्टर यानी ध्वनि, जिसको बोलते हैं साउंड। तो ये भी हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं इसी वीडियो में। ध्वनि यानी साउंड। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। कैसी तरंग है? तो यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंग में भी कौन सा तरंग है? तो अनुदैर्ध्य तरंग है यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। इसे चलने के लिए माध्यम यानी ठोस द्रव गैस की आवश्यकता होती है। यह कणों के कंपन के कारण उत्पन्न होती है। ध्वनि तरंग के रूप में श्रोता के कानों में पहुंचती है, जिससे कान के पर्दे में स्पंदन होते हैं और हमें ध्वनि का अनुभव होता है। ध्वनि यांत्रिक तरंगों अर्थात अनुदैर्ध्य तरंग यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव का एक प्रकार है। इसलिए ध्वनि तरंगों को संचरण हेतु किसी न किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। ये तरंगें ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में संचरित होती हैं। वायुमंडल तथा किसी अन्य माध्यम की अनुपस्थिति के कारण ध्वनि तरंगें निर्वात में संचरण नहीं करती। तो ध्वनि तरंगें निर्वात में संचरण नहीं करती है। अब इसमें हम लोग चाल देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा ध्वनि तरंग की चाल किस में होती है? तो सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है और सबसे कम होता है गैस में होता है। निर्वात में तो इसका चाल होता ही नहीं, तो निर्वात में 0 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस, द्रव, गैस क्रम है। आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी के आधार पर ध्वनि तरंगों का विभाजन है। फ्रीक्वेंसी के आधार पर 3 तरंगों में विभाजित किया गया है। जैसे हो गया एगो श्रव्य तरंग हो गया, अपश्रव्य तरंग हो गया, प्राश्रव्य तरंग हो गया। तो ये जो श्रव्य तरंग हो गया है ना, ये होता है 20 से 20,000 के जो बीच होता है। 20 से 20,000 हर्ट्ज के जो बीच का ध्वनि होता है उसको बोलते हैं श्रव्य तरंग बोलते हैं। अब श्रव्य तरंग जो किसको बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं जो 20 हर्ट्ज से कम की जो ध्वनि होती है उसको बोलते हैं अब श्रव्य तरंग बोलते हैं। और पराश्रव्य तरंग किसको बोलते हैं? जो 20,000 से ऊपर की जो ध्वनि होती है उसको बोलते हैं पराश्रव्य तरंग। तो अब श्रव्य तरंग का हाथी सुन सकता है और नॉर्मल जो मनुष्य है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। और चमगादड़ ये मतलब लगभग 20,000 से ऊपर का जो भी तरंग होता है उसको सुन सकता है। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे, श्रव्य तरंग यानी ऑडिबल वेव। जिन तरंगों में हमारा कान सुन सकता है उन तरंगों को श्रव्य तरंगे कहा जाते हैं। इन तरंगों की आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। मनुष्य और जानवरों, बांसुरी, शहनाई, ढोल आदि द्वारा उत्पन्न ध्वनि श्रव्य तरंगों का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। अब श्रव्य तरंगे, जिन तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है अब श्रव्य तरंगे कहलाती है यानी इंफ्रासोनिक वेव कहलाती है। इन तरंगों को मानव नहीं सुन सकते किंतु कुत्ता, बिल्ली जैसे जानवर सुन सकते हैं। तो अब श्रव्य तरंगों कौन कौन सुन सकता है? तो कुत्ता, बिल्ली, हाथी ये सब सुन सकता है, जिसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक वेव बोलते हैं। जैसे भूकंप के समय पृथ्वी के कंपन से उत्पन्न तरंगे, ज्वालामुखी, भूस्खलन एवं उल्का पिंडों से उत्पन्न तरंगे। तो ये सब तरंगे हैं ना, तो ये सब तरंगे बिल्ली, कुत्ता, हाथी ये सब सुन सकते हैं, लेकिन मनुष्य सुन नहीं सकता है। आ जाते हैं हम लोग
पराश्रव्य तरंग देख लेते हैं, जिसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव। पराश्रव्य तरंग यानी अल्ट्रासोनिक वेव वे अनुदैर्ध्य तरंगें जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है पराश्रव्य तरंग कहलाती है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की तरंग मनुष्य नहीं सुन सकता है। कौन सुन सकता है? तो चमगादड़ सुन सकता है। बंदर, डॉल्फिन, मछली, चमगादड़, बिल्ली, कुत्ते ये सब सुन सकते हैं पराश्रव्य तरंगों को। पराश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं। कुत्ते लगभग 50,000 हर्ट्ज की आवृत्ति तक सुन सकते हैं। चमगादड़ लगभग 1,00,000 हर्ट्ज की आवृत्ति तक सुन सकते हैं। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। तो ये पराश्रव्य तरंगों का उपयोग सोनार, जिसको बोलते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग प्रणाली में इसका प्रयोग किया जाता है। तो सोनार में किसका प्रयोग किया जाता है? तो पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो ये सोनार प्रणाली में इसका प्रयोग समुद्री गहराई मापने तथा जल के भीतर डूबी पनडुब्बियों का पता लगाने में किया जाता है। किसका? सोनार का, जिसको बोलते हैं साउंड नेविगेशन रेंजिंग। सोनार में किसका प्रयोग किया जाता है? तो पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। इसकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर तक होती है। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। पराश्रव्य तरंग का उपयोग संकेत भेजना। चिकित्सा विज्ञान में सोनोग्राफी एवं अल्ट्रासोनोग्राफी में पराश्रव्य तरंग का उपयोग किया जाता है। तो सोनोग्राफी और अल्ट्रासोनोग्राफी में किसका उपयोग होता है? तो पराश्रव्य तरंग का उपयोग किया जाता है। पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग धातु के ब्लॉक में दरारों को पता लगाने में किया जाता है। तो धातु के ब्लॉक में दरारों को पता लगाने के लिए कौन सा तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो पराश्रव्य तरंग, जिसकी आवृत्ति होती है 20,000 से ऊपर। कृषि में कीटों को नष्ट करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? पराश्रव्य तरंग का प्रयोग किया जाता है। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। ध्वनि के गुण। सामान्य ध्वनि अथवा विभिन्न वाद्य यंत्रों से उत्पन्न ध्वनि संगीत ध्वनियों के 4 विशिष्ट गुण पाए जाते हैं, जिनके आधार पर ध्वनियों को भिन्नता अनुभव की जाती है। ध्वनियों के ये गुण उनका संक्षिप्त वर्णन निम्न है। जैसे हो गया तीव्रता, जिसको बोलते हैं इंटेंसिटी। दूसरा है तारत्व, जिसको बोलते हैं पिच। तीसरा है प्रबलता, जिसको बोलते हैं लाउडनेस। चौथा है गुणता, जिसको बोलते हैं टिम्बर। तो आ जाते हैं हम लोग पहले तीव्रता देख लेते हैं। नहीं, पहले हम लोग प्रबलता देखेंगे, यानी लाउडनेस। प्रबलता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके अनुरूप ध्वनि कान को धीमी अथवा तेज सुनाई देती है। धीमी अथवा तेज किसके कारण सुनाई देती है? तो प्रबलता के कारण। प्रबलता कम होगा तो साउंड धीमी सुनाई देगी। प्रबलता अधिक होगा यानी लाउडनेस अधिक होगा तो साउंड तेज सुनाई देगी। ध्वनि जब मंद हो तब उसकी प्रबलता कम होती है, परंतु तीव्र ध्वनि की स्थिति में प्रबलता अधिक होगी। यदि ध्वनि तरंग के आयाम छोटे होते तो ध्वनि मृदु अथवा धीमी होती है, और आयाम बड़े हो तो ध्वनि तीक्ष्ण अथवा तीव्र होगी। इसे डेसिबल में मापा जाता है। तो ध्वनि की तीव्रता किसमें मापा जाता है? तो डेसिबल में मापा जाता है। तीव्रता, जिसको बोलते हैं इंटेंसिटी, किसी एकांक क्षेत्रफल से एक समय में प्रवाहित होने वाली ध्वनि की ऊर्जा तीव्रता कहलाती है। तीव्रता एक भौतिक राशि है जो तरंगों ऊर्जा के हस्तांतरण की दर को व्यक्त करती है। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि की तीव्रता के साथ साथ कान की सुग्राह्यता पर निर्भर करता है। तो ध्वनि की प्रबलता ध्वनि की तीव्रता के साथ साथ कान की सुग्राह्यता पर निर्भर करते हैं। ध्वनि की तीव्रता बेल या डेसिबल में व्यक्त की जाती है। इसका अन्य नाम मात्रक है। तो ध्वनि की तीव्रता बेल या डेसिबल में व्यक्त की जाती है। इसका अन्य मात्रक कौन है? तो इसका अन्य मात्रक हो गया जैसे बेल हो गया, वाट मीटर स्क्वायर हो गया, डेसिबल हो गया। ये सब ध्वनि का मात्रक है। एक बेल बराबर होता है 10 डेसिबल। एक बेल बराबर कितना होता है? तो 10 डेसिबल होता है। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। तारत्व, जिसको बोलते हैं पिच, किसी ध्वनि का पतलापन या मोटापन तारत्व कहलाता है। तो तारत्व से क्या पता चलता है? तो किसी ध्वनि का पतलापन या मोटापन होता है ना, वो तारत्व से पता चलता है। तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करती है। तारत्व किस पर निर्भर करती है? तो फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। ध्वनि की आवृत्ति जितनी अधिक होगी तारत्व उतना अधिक ऊंचा होगा और आवाज़ पतली होगी, और आवृत्ति कम होगी तारत्व कम और आवाज़ मोटी होगी। तो ये हो गया लो पिच, ये हो गया हाई पिच। यह हो गया लो फ्रीक्वेंसी, ये हो गया हाई फ्रीक्वेंसी। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी किसका हो गया? तो ये सीटी का होता है ना, ये हाई फ्रीक्वेंसी होता है। और जो डम डम ढोलक हो गया इसका लो फ्रीक्वेंसी होता है। इसका आवाज़ मोटा होता है, इसका आवाज़ पतला होता है।
गुंता यानी टिम्बर। गुंता सांगीतिक स्वरों का वह लक्षण है जिसके कारण विभिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों से उत्पन्न समान तारत्व तथा समान प्रबलता वाली दो ध्वनियों को अलग अलग पहचाना जा सकता है। यह ध्वनि के बीच के अंतर स्पष्ट करता है। ठीक है, तो गुंता यानी ध्वनि के बीच के जो अंतर स्पष्ट करता है कौन करता है, तो गुंता करता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं टिम्बर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग ध्वनि के गुण। साधारण बातचीत में हम लोग 30 से 40 डेसिबल का उपयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन तेज़ बातचीत करते हैं ना तो उसमें 50 से 60 डेसिबल भी यूज कर लेते हैं हम लोग। तेज़ संगीत शोर 80 डेसिबल से अधिक जो होता है उसको बोलते हैं तेज़ संगीत शोर, या मतलब तेज शोर बोलते हैं उसको। पेड़ को पत्ते का सरसराहट कितना होता है, तो 10 से 20 डेसिबल के बीच होता है। लेकिन सायरन यानी पुलिस एम्बुलेंस का होता है तो ये होता है 110 से 120 डेसिबल के बीच होता है। और जेट विमान का जो आवाज़ होता है वो होता है 140 से 150 डेसिबल के बीच होता है। ठीक है, तो हम लोग याद कर लेते हैं। साधारण बातचीत में 30 से 40 डेसिबल, चिल्ला के बात करने में 50 से 60 डेसिबल, 80 डेसिबल से अगर ऊपर का साउंड है तो उसको शोर बोलते हैं। पत्ते वगैरह जो सरसराता है उसको 10 से 20 डेसिबल के बीच में होते हैं। और जो एम्बुलेंस है वो 110 से 120 डेसिबल का उपयोग करते हैं। ये याद रखना है, ये हमेशा कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, तो एम्बुलेंस का 110 से 120 डेसिबल उपयोग करता है। और जेट विमान जो होता है ना वो 140 से 150 डेसिबल साउंड उससे निकलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यानी WHO के अनुसार 45 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त है। तो 45 डेसिबल की जो साउंड होती है ना वो सबसे उपयुक्त होती है। ठीक है, ये WHO के द्वारा माना गया है। नेक्स्ट है 75 डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। 80 डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि को शोर यानी नॉइज कही जाती है। ध्वनि की चाल वायु में कितना होता है, तो ध्वनि की चाल वायु में होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। अच्छा, ध्वनि चाल के आधार पर ध्वनि का विभाजन, चाल के आधार पर ध्वनि का विभाजन यहाँ हम लोग देख लेते हैं। तो ध्वनि का चाल वायु में 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ध्वनि वायु में 1 सेकेंड में 332 मीटर चलती है। तो ध्वनि के चाल के आधार पर ध्वनि की विभाजन हम लोग देख लेते हैं। तो ध्वनि के चाल वायु में 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ध्वनि वायु में 1 सेकेंड में 332 मीटर चलती है। चाल के आधार पर ध्वनि को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जैसे हो गया एक सबसोनिक हो गया है, दूसरा से सुपरसोनिक हो गया, तीसरा हो गया हाइपरसोनिक हो गया है। तो सबसोनिक के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसोनिक होता है जब वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से कम हो तो उसे सबसोनिक कहते हैं। मतलब 332 मीटर प्रति सेकेंड से कम हो तो उसको सबसोनिक कहते हैं। वायुयान, हेलीकॉप्टर तथा वायुयान, हेलीकॉप्टर ये सब क्या है, तो ये सब सबसोनिक मिसाइलें हैं। वायुयान, हेलीकॉप्टर तथा सबसोनिक मिसाइलें ये सब सबसोनिक का उदाहरण है। सुपरसोनिक जब वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो तो उसे सुपरसोनिक कहते हैं। लड़ाकू विमान तथा मिसाइल की चाल सुपरसोनिक होती है। लड़ाकू विमान तथा मिसाइल की चाल जो चाल होती है वो सुपरसोनिक होती है। एक हो गया हाइपरसोनिक, जब वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से 5 गुने से भी अधिक हो तो उसको ये हाइपरसोनिक बोलते हैं। ठीक है, इसका जैसे हम लोग का सूर्य मिसाइल जो होता है ना वो हाइपरसोनिक है। सूर्य मिसाइल जो भारत का सूर्य मिसाइल है वो हाइपरसोनिक है। इसकी चाल ध्वनि की चाल के 5 गुने से भी ज़्यादा है। प्रघाती तरंग यानी शॉक वेव, जब किसी वायुयान की चाल सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक ध्वनि की चाल से अधिक तीव्र होती है तो वह अपने पीछे एक शंक्वाकार यानी कोन शेप तरंग बनाती है। इन्हीं तरंगों को प्रघाती तरंग यानी ध्वनि बूम यानी शॉक वेव कहते हैं। यह अत्यधिक शक्तिशाली होती है और भवनों को गिरा देती है। इसी कारण सुपरसोनिक जहाज़ों को अधिक ऊंचाई पर उड़ाया जाता है। तो सुपरसोनिक जहाज़ क्या होता है ना कि जब उड़ता है तो वो अपने पीछे ना एक शंक्वाकार का एक आकार निर्माण करती है और ये एक प्रघाती तरंग है, यानी इसको बोलते हैं शॉक वेव बोलते हैं। जब मतलब घरों को बिल्डिंगों के पास से गुजरती है तो इससे बिल्डिंग गिरने के चांस होता है, तो इसके लिए इसको अधिक ऊंचाई पर उड़ाया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग मैक संख्या। तो मैक संख्या क्या होता है, तो किसी माध्यम में निश्चित ताप और दाब पर, जो जहाँ पे ताप और दाब दोनों बराबर हो वहाँ पे वस्तु की चाल तथा उसी माध्यम ताप एवं दाब में ध्वनि की चाल के अनुपात को उस वस्तु
कि उस माध्यम में मैक संख्या कहते हैं। मिसाइल लड़ाकू विमान की चाल को मैक संख्या द्वारा दर्शाया जाता है। तो मैक संख्या बराबर होता क्या है? तो मैक संख्या बराबर होता है किसी माध्यम में वस्तु की चाल बटे उसी माध्यम में ध्वनि की चाल। ठीक है, इसको बोलते हैं मैक संख्या बोलते हैं। क्वेश्चन है, एक वस्तु की चाल 664 मीटर प्रति स्क्वायर है, इसकी मैक संख्या कितनी होगी? तो वस्तु की चाल से कितना होगा? तो 664 है। ठीक है, मैक संख्या ये ध्वनि की चाल कितना होता है? तो 332 होता है। तो इससे 2 मार 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे मैक संख्या इसका 2 राइट आंसर हो जाएगा। एक है, किसी वस्तु की चाल कम से कम कितनी रखी जाए कि वह हाइपरसोनिक हो जाए? तो हाइपरसोनिक होने के लिए उसका मतलब कम से कम 5 गुना रखना होगा। तो 332 को हम लोग 5 से गुना कर देंगे। 5 दूनी 10 के 0, 5 15 1 16, 5 15 1 16। तो कम से कम 1660 मीटर प्रति सेकेंड स्पीड होना चाहिए, तब उसको हाइपरसोनिक हम लोग बोल सकते हैं। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। तो दाब यानी प्रेशर, ध्वनि की चाल दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। घनत्व या प्रत्यास्थता, घनत्व या प्रत्यास्थता का ध्वनि की चाल पर सीधा प्रभाव पड़ता है। प्रत्यास्थ यानी ध्वनि, ये घनत्व बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है और प्रत्यास्थता घटाने पर ध्वनि की चाल घटती है। प्रत्यास्थ यानी उसको घनत्व भी बोल सकते हैं। आर्द्रता, आर्द्रता तथा ध्वनि की चाल में सीधा संबंध होता है। आर्द्रता में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। यही कारण है कि बरसात के बाद ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। इसी कारण वर्षा होने के बाद ध्वनि तेज सुनाई देती है। आप लोग ये अनुभव किए होंगे कभी कि मतलब बहुत ज़्यादा तेज अगर वर्षा हो, उसके बाद अगर बातचीत करें तो ऐसा लगता है कि आवाज़ मतलब थोड़ी सी तेज निकल रही है। नेक्स्ट है ये तापमान, टेम्परेचर। तापमान तथा ध्वनि की चाल में समानुपाती संबंध होता है। तापमान बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकेंड की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि 15 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकेंड है, तो 65 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितनी हो जाएगी? तो 65 डिग्री सेल्सियस मतलब 50 डिग्री बढ़ रहा है। कितना? 15 से 65 हो रहा है, तो 50 डिग्री बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा लगभग ये 30 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ जाएगा। तो 340 से 370 हो जाएगा, 371 बोल सकते हैं इसको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नहीं दिया इसका 371 मीटर प्रति सेकेंड इसकी स्पीड हो जाएगी। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, जब ध्वनि तरंगे दो विभिन्न माध्यमों के मध्य स्थिति किसी पूर्णतः दृढ़ अथवा अपेक्षाकृत कम दृढ़ सीमा से टकराती है, तो ध्वनि तरंगों का कुछ भाग अपने प्रारंभिक माध्यम में वापस आ जाता है, कुछ भाग उसी सीमा पर अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, ध्वनि तरंगों का मार्ग में स्थित किसी पृष्ठ से टकराकर पुनः अपने पूर्व माध्यम में वापस होने की परिघटना को ध्वनि का परावर्तन कहलाती है। ध्वनि का परावर्तन क्या कहलाती है? मतलब जैसे किसी माध्यम से टकराकर जो पूर्व माध्यम में आ जाता है ना, तो उसको बोलते हैं ध्वनि के परावर्तन बोलते हैं। उदाहरण, हम किसी कुएं में झांक कर बोलते हैं तो हमें अपनी आवाज़ कुएं से आती हुई सुनाई देती है, यानी कुएं से परावर्तित होती हुई सुनाई देती है, तो उसको बोलते ध्वनि तरंगों का परावर्तन बोलते हैं। प्रतिध्वनि, जिसको इको बोलते हैं, ध्वनि जब किसी सतह से टकराती है तो उसे टकराकर परिवर्तित हो जाती है, जिस कारण प्रतिध्वनि सुनाई देती है। प्रतिध्वनि यानी इको सुनाई देती है। प्रतिध्वनि को स्पष्ट सुनने के लिए परावर्तक तल ध्वनि स्रोत से कम 16.6 मीटर यानी लगभग 17 मीटर की दूरी पर स्थित होना चाहिए। ध्वनि का प्रभाव कान पर 1/10 सेकेंड यानी 0.1 सेकेंड तक रहता है। तो परावर्तित के लिए यानी इको के लिए कम से कम ध्वनि के स्रोत से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 16.6 यानी 17 मीटर होनी चाहिए। और कान पर ध्वनि की आवाज़ कितने देर तक प्रभाव डालती है? तो 1/10 सेकेंड, जिसको बोलते हैं 0.1 सेकेंड तक रहता है। ध्वनि की तरंगों का अपवर्तन, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर ध्वनि की तरंगों का अपने पथ से विचलित हो जाना ध्वनि का अपवर्तन कहलाता है। ध्वनि का अपवर्तन माध्यम के घनत्व पर निर्भर होता है, इसलिए विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। इसके अतिरिक्त दोनों माध्यमों के ताप में भिन्नता के कारण भी ध्वनि की
अपवर्तन भिन्न भिन्न होता है। उदाहरण, दिन की अपेक्षा रात में ध्वनि अत्यधिक दूर सुनाई देती है क्योंकि घनत्व बढ़ जाता है। ध्वनि तरंगों का विवर्तन। विवर्तन क्या होता है देख लेते हैं। जब ध्वनि तरंगों अवरोध से समाप्त नहीं होती है और ना ही वापस जाती है बल्कि मुड़कर आगे बढ़ जाती है, यही गुण ध्वनि के तरंगों का विवर्तन कहलाते हैं। विवर्तन के कारण ही हम दूसरे कमरे में बैठे व्यक्ति को देख नहीं सकते किंतु उसकी आवाज़ सुन सकते हैं। तो ध्वनि क्या होता है ना कि मतलब अगर ये इधर से जा रहा है तो ध्वनि यहाँ से दीवार से अगर टकरा गया, ये वापस नहीं आएगा, ठीक है। ये इधर ऐसे करके ऐसे इधर निकल जाता है, ठीक है। तो इसी कारण क्या होता है कि हम लोग दूसरे रूम में बैठे हुए इंसान की आवाज़ सुन लेते हैं लेकिन उसको देख नहीं पाते हैं। तो ये होता है, उसके पास ध्वनि पहुंचता कैसे है, तो ध्वनि विवर्तन के कारण पहुंचता है, ध्वनि तरंगों का विवर्तन के कारण। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग अनुरणन, जिसको बोलते हैं रिवर्ब्रेशन। सिनेमा घरों, हॉल आदि में ध्वनि स्रोत के बंद होने के पश्चात भी ध्वनि कुछ देर तक सुनाई देती रहती है। इसे अनुरणन कहते हैं। अनुरणन से सुनने में बाधा न हो इसलिए हॉल की दीवारों में खुरदरे प्लास्टर, पर्दे, ध्वनि अवशोषक पटल आदि लगाए जाते हैं ताकि वे अतिरिक्त ध्वनि को अवशोषित कर सकें। अब देख लेते हैं अनुनाद। किसी कंपन कर रही वस्तु पर उसी के आवृत्ति का बाह्य बल लगाया जाए तो उसे कंपन का आयाम अधिक बढ़ जाता है, उसे अनुनाद कहते हैं। उदाहरण, बिजली और गड़गड़ाहट के दौरान कांच की खिड़कियों का कंपन अनुनाद का सबसे अच्छा उदाहरण है। बिजली और गड़गड़ाहट के दौरान कांच की खिड़कियों का कंपन अनुनाद का सबसे अच्छा उदाहरण है। सैनिकों का पुल पार करते समय कदम ताल नहीं करने दिया जाता है क्योंकि यदि अनुनाद उत्पन्न होगा तो पुल क्षतिग्रस्त हो जाएगा, ठीक है। तो वो वहाँ पे कदम ताल नहीं किया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं डॉपलर प्रभाव, यानी डॉपलर इफेक्ट क्या होता है। तो डॉपलर प्रभाव के कारण ही जब ट्रेन हॉर्न बजाते हुए स्टेशन पर खड़े किसी यात्री की तरफ आती है तो उसकी आवाज़ बढ़ती हुई तीव्रता के साथ सुनाई देती है और विपरीत जब ट्रेन दूर जाती है तो आवाज़ तीव्रता घटती हुई प्रतीत होती है। ये किस कारण होता है, तो ये डॉपलर प्रभाव के कारण होते हैं। मतलब अगर हम लोग स्टेशन पे खड़े हैं, ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि स्टेशन पे खड़े हैं और इधर से ट्रेन आ रही है, ठीक है, इधर से ट्रेन आ रही है तो हमको आवाज़ मतलब धीरे धीरे तेज़ सुनाई देने लगेगा, लेकिन जब ट्रेन जाएगी तो आवाज़ धीरे धीरे कम सुनाई लगेगी। तो ये क्या किसके कारण होता है, डॉपलर प्रभाव के कारण ही होता है। देखिए यहाँ पे चित्र के माध्यम से समझाया गया है कि यहाँ पे देखिए हाई फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, हाई फ्रिक्वेंसी हो जाएगी मतलब ध्वनि हम लोग को तेज़ सुनाई देगा। और जिधर से अगर यहाँ से आदमी को क्रॉस कर गया गाड़ी तो यहाँ पे लो फ्रिक्वेंसी बनेगी, जिससे ध्वनि हम लोग को धीरे धीरे कम सुनाई देने लगेगा। ध्वनि तरंगों की तरह प्रकाश तरंगें भी डॉपलर प्रभाव प्रदर्शित करती हैं किंतु प्रकाश का वेग बहुत अधिक होने के कारण इस प्रभाव का अनुभव नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से व्यक्ति के निकट आती हुई ट्रेन की ध्वनि उसकी बढ़ती हुई तीव्रता का दर्शाता है, उसी प्रकार जब कोई तारा लाल रंग की ओर विस्थापित होती है तो उसका तरंगदैर्घ्य बढ़ जाता है किंतु आवृत्ति घट जाती है। वह तारा हमें दूर जा रहा होता है, हमसे दूर जा रहा होता है। जब कोई तारा बैंगनी रंग की ओर विस्थापित होती है तो उसका तरंगदैर्घ्य घट जाता है और उसकी आवृत्ति बढ़ जाती है। तो तारा क्या होता है ना, तो तारा करीब आ रही होती है। तो अगर लाल दिखाई दे रहा है तो हम लोग मतलब तारा हमसे दूर जा रहा है, अगर बैंगनी दिखाई दे रहा है तो तारा हमारे करीब आ रहा है। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे देख लेते हैं डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव के अनुसार समीप आ रही वस्तु आवृत्ति बढ़ती है, दूर जा रही वस्तु की आवृत्ति घटती है। तो आवृत्ति बढ़ेगी तो तेज सुनाई देगा, आवृत्ति घटेगी तो साउंड लो सुनाई देगा। क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग इस चैप्टर का। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, तो ध्वनि तरंगों की प्राकृतिक होती है अनुदैर्घ्य यानी लॉन्गिट्यूडनल होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है, ठीक है। श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितना होती है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। अब प्रश्रव्य होता है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है। ध्वनि का तारतम्य पिच किस पर निर्भर करता है, तो ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आ जाता है हम लोग नेक्स्ट पे।
ध्वनि की प्रबलता यानी लाउडनेस किस पे निर्भर करता है? ध्वनि की प्रबलता यानी लाउडनेस ये आयाम पे निर्भर करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस ध्वनि तरंगों की सबसे अधिक पिच होती है? तो जिसका फ्रीक्वेंसी मतलब नज़दीक होगा उसको अधिक पिच होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी। तो दाब बढ़ाने से ध्वनि की चाल पे कोई परिवर्तन ये नहीं होता है। इसका रहेगा 332 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगा। घनत्व बढ़ाने से ध्वनि की चाल बढ़ जाता है, घनत्व घटाने से ध्वनि की चाल घट जाता है। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। निम्न द्रव्यों में ध्वनि की सबसे तेज यात्रा करती है। तो किसमें करेगी? तो इसमें करेगी स्टील में सबसे ज़्यादा तेज यात्रा करेगी क्योंकि इसका घनत्व अधिक होता है। वायु में ध्वनि का वेग तापमान बढ़ाने से घटता है, तापमान घटाने से बढ़ता है। तापमान घटने से बढ़ता है, तापमान बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ता है। ठीक है, तापमान बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ता है, तापमान घटने से ध्वनि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी तापमान घटने से ध्वनि की चाल घटेगा। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। वस्तु का वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात कहते हैं। तो इसको कहते हैं मैक संख्या। वस्तु की चाल और ध्वनि की बटे ध्वनि की चाल को बोलते हैं मैक संख्या बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। तो इसे किसमें मापा जाता है? तो ये मापा जाता है डेसिबल में मापा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से विभिन्न करती है। तो ये क्या करते हैं? तो ये कहता है तारत्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती और जबकि दूर जाने वाली रेल के लिए घटती है। यह घटना का उदाहरण है। तो ये घटना का उदाहरण डॉपलर प्रभाव के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि का प्रभाव मानव कान पर कितनी देर तक रहता है? तो ये रहता है 1/10 सेकंड, जिसको बोलते हैं 0.1 सेकंड तक रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आ जाता है हम लोग नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर से है तो वायुयान की चाल कितनी होगी? तो 332 मीटर प्रति सेकंड 2 मैक बराबर हो जाएगा 664 मीटर प्रति सेकंड। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 16.6, जिसको बोलते हैं 17 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट चैप्टर है गति। तो इस चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।